नमस्कार दोस्तों, मैं सेव इंडियन फैमिली से बोल रहा हूँ। आज 14 सितंबर 2018 हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी 498 ए के ऊपर एक बड़ा डिसीजन आने वाला था। सुबह से ही आम नागरिकों में, पूरे मीडिया हाउसेस में काफ़ी उत्सुकता का माहौल था और अब ये डिसीजन आ गया है और हम देख रहे हैं कि इस डिसीजन के आने के बाद भी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस ने इस जजमेंट को गलत तरह से इंटरप्रेट किया है, हमारा ऐसा मानना है। तो हमें लगा कि इस जजमेंट को एक आम भाषा में लोगों को समझाया जाए, ताकि लोगों में डर और जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है उसको क्लियर किया जा सके। सो इसी सोच के साथ हमें लगा कि हम ये वीडियो बनाते हैं, ताकि एक आम व्यक्ति, देश विदेश में बैठे हुए लोग भी इस जजमेंट को ठीक से समझ पाएँ और अपने केसेस में, अपनी लाइफ में इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। सो आइए दोस्तों, समझते हैं इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पर उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ये डिसीजन आया क्यों और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको बता दूं, 2014 में अरनेश कुमार का जजमेंट एक काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्टिंग गाइडलाइंस के ऊपर काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया था। सीआरपीसी 41A की गाइडलाइंस को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की हिदायत दी गई थी पुलिस को। उस जजमेंट के आने के बाद 2015 में एक एनजीओ है, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार, इन लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से खूब काफ़ी सारी डिमांड्स करी, जिसमें से मुख्यतः 4-5 डिमांड्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि ये एग्जैक्टली जो आज जजमेंट आया है इसका बैकग्राउंड क्या था। सो इस पिटीशन में पिटिशनर यानी कि जो एनजीओ था, सोशल एक्शन फॉर मानव अधिकार, इन्होंने बोला कि एक तो जो इमीडिएट एफआईआर्स रजिस्टर होना बंद हो गई थी, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी करी थी, जिसके कारण डायरेक्ट एफआईआर्स होनी बंद हो गई थी। पहले केसेस सीडब्ल्यू सेल या महिला थानों में जाने लगे थे। तो इनकी एक डिमांड ये थी कि ये जो डायरेक्ट एफआईआर्स होनी बंद हो गई हैं, इसको दोबारा से शुरू किया जाए और महिला के कहने भर देने पर ही एफआईआर रजिस्टर कर दी जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफरेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस दिए हैं, जिसके कारण आज यानी कि 2015 तक ये जो लॉ था ये काफ़ी डाइल्यूट हो गया था, लोगों की अरेस्टिंग वगैरह सब काफ़ी कम हो गई थी। तो ये चाहते थे कि आईपीसी को 498 को दोबारा से स्ट्रिंजेंट कर दिया जाए और जो इसको डाइल्यूट किया गया है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उस तरह की चीज़ों को वापस चेंज किया जाए। इन्होंने ये भी बोला था कि डिफरेंट टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस लॉ को मिसयूज़ किया जाता है, पर मिसयूज़ करना, किसी भी लॉ को डाइल्यूट करना या उसको रिपील कर देने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मिसयूज़, एक तरह से इनका कहने का मतलब ये था कि मिसयूज़ तो सारे ही लॉ हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कानून को खारिज कर देना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला था कि पुलिस को, खासकर अरनेश कुमार के जजमेंट के आने के बाद, पुलिस को अरेस्टिंग की पावर्स थोड़ी कम हो गई थी। तो ये मानते थे कि पुलिस को अरेस्टिंग की पावर्स दोबारा से मिले, ताकि जो एक मन मर्जी से जो अरेस्ट हो जाते थे पहले, उसको दोबारा से एक तरह से शुरू किया जाए, हस्बैंड और उसकी फैमिली को प्रेशराइज करने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए। इन्होंने एक चीज़ और बोली अपनी पिटीशन में, बहुत इंटरेस्टिंग बात। ये बोलते हैं कि अपनी पिटीशन में इन्होंने माना है कि ये जो एजुकेटेड वुमेन है, शहर की पढ़ी लिखी महिला है, वो इस कानून का दुरुपयोग कर रही है, पर गांव की महिला जो अनपढ़ है उसको इस कानून की ज़रूरत है। सो ये 3-4 डिमांड्स इन्होंने अपनी पिटीशन में रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये पिटीशन पे काम चल ही रहा था कि मीनवाइल 2017 में राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक लैंडमार्क जजमेंट आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी कर दी, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सो राजेश कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो दी थी, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ। राजेश कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला था कि हर ज़िले में फैमिली वेलफेयर कमेटी एस्टेब्लिश की जाएगी, और फैमिली, कोई भी कंप्लेंट आएगी पुलिस के पास या जज के पास, तो सबसे पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजी जाएगी। और फैमिली वेलफेयर कमेटी में ऐसे लोग होंगे जो समाज में जाने प्रतिष्ठित लोग होंगे समाज के, कुछ ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स की वाइफ्स हो सकती हैं, किसी एनजीओज़ के लोग हो सकते हैं। ये लोग 3 लोगों की कमेटी होगी जनरली, और ये लोग दोनों पार्टी से बात करके
देखेंगे कि क्या मामला है, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अरेस्टिंग की ज़रूरत है या अरेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है किसी मामले में। और ये भी बोला गया था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट आने तक कोई अरेस्टिंग जैसी चीज़ नहीं की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था कि जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि जब केस सेटल हो जाता है अगर जो दोनों पार्टीज़ के बीच में और एफआईआर रजिस्टर हो गई है और उसके बाद केस सेटल हो रहा है, क्योंकि ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो लोगों को इस केस को क्वैश करवाने के लिए, एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट्स जाना पड़ता था, जिसके कारण हाई कोर्ट्स का भी काम बढ़ता था और लोगों को परेशानी भी बढ़ती थी। तो इस जजमेंट में, राजेश कुमार के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मैटर्स से रिलेटेड यानी कि 498 से रिलेटेड मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को पावर दे दी थी केसेस को क्वैश करने की, अगर जो दोनों पार्टी आपस में बैठ के केस को सेटल कर लेती हैं तो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोली थी कि अगर जो बेल एप्लीकेशन सेम डे दे दी, एक दिन पहले दे दी जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एक दिन पहले दे दी जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसकी कॉपी, तो उसको सेम डे हियरिंग की जाएगी। एक और गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा जजमेंट में दी थी, उन्होंने बोला था कि रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, यानी कि जो डाउरी आर्टिकल्स रह जाते हैं या जो मैरिज गिफ्ट्स जो लड़के की साइड पे रह जाते हैं या जो क्लेम कर रही होती है कि मेरे गिफ्ट्स इनके पास हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टेट्स में लोगों की बेल रिजेक्ट हो जाती थी, एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राजेश शर्मा के जजमेंट में कि दिस डाउरी आर्टिकल्स के रिकवरी विल नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ द बेल। सो डाउरी आर्टिकल्स रिकवर हों या ना हों या कम हों, उससे बेल का कोई लेना देना नहीं है, बेल एक इंडिपेंडेंट मैटर है। अगली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी वो एक खासकर एनआरआई जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो बाहर मुल्कों में रहते हैं और जिनके ऊपर 498 केस इंडिया में चल रहा है, उनको बहुत सारे केसेस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाता था, पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया जाता था, रूटीन वे में उनकी नौकरियां चली जाती थी, कैरियर ख़राब हो जाते थे। तो उन लोगों के लिए एक राहत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और बोला था कि रेड कॉर्नर नोटिस रूटीन वे में जो जारी हो रहे थे अब वो नहीं होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी राजेश कुमार जजमेंट में कि एक ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, 125 मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डिवोर्स का केस, 498A का केस, और एक ही कपल के बीच का केसेस होते हैं। लगभग 3 या 4 केसेस हर मामले में हम लोग देखते हैं कि फाइल कर दिए जाते हैं। तो डिफरेंट कोर्ट्स में वो चल रहे होते हैं, हर कोर्ट एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू बना रहा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजेस को पावर दे दी थी कि अगर जो वो सही समझें तो वो सारे केसेस को क्लब कर सकते हैं, एक ही कोर्ट में सारे केसेस डाल देंगे, जिसके कारण लोगों को एक तो बार बार 3 या 4 केसेस को डेट्स मैनेज करना, अपने काम को छोड़ के, नौकरियां, बिजनेस को छोड़ के कोर्ट्स में आने का टाइम बचेगा, कोर्ट्स का भी टाइम बचेगा और कोर्ट्स एक होलिस्टिक व्यू ले पाएगा कि पूरे मामले में क्या व्यू बनना चाहिए। इससे काफ़ी जुडिशरी का बोझ कम होने की उम्मीद है। ये एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राजेश कुमार के जजमेंट में। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि पर्सनल अपीयरेंसेस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे केसेस में लोगों के भाइयों को, बहनों को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है जो कि दूसरे शहरों में रह रहे होते हैं जहाँ पे केस चल रहा होता है उन शहरों के कंपैरिजन में। सो उन लोगों को ट्रैवल करके आना पड़ता है डेट्स पे, काफ़ी परेशानी होती है ओल्ड एज पेरेंट्स को, मैरिड ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, सिस्टर इन लॉज को। सो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक राहत दी थी और बोला था कि ये जो पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है, एग्जम्पशन मिल सकता है और ज़रूरत पड़ने पे वो लोग डेट्स पे आ सकते हैं या वो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी डेट्स अटेंड कर सकते हैं। सो ये 7 या 8 इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में राजेश कुमार के जजमेंट में। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो जो राजेश शर्मा का जो जजमेंट था उसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, फैमिली वेलफेयर कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी और जिनको अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सबमिट करने के लिए बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नो फैमिली वेलफेयर कमेटी गोइंग फॉरवर्ड। तो फैमिली वेलफेयर कमेटी का पूरा कॉन्सेप्ट अबॉलिश कर दिया गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि
जिस तरह से केसेस पहले CW सेल या महिला थाने में जा रहे थे उसी तरह से आगे जाएंगे। फैमिली वेलफेयर कमेटी जो बीच में कुछ महीनों के लिए इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई थी बहुत सारे स्टेट्स में, अब वो प्रोसेस रुक जाएगा। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि जो राजेश शर्मा के जजमेंट में बोला था उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, और ये बोला गया है कि अगर जो एक दिन पहले बेल एप्लीकेशन दे दी जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो सेम डे हियरिंग होगी, जैसा कि राजेश शर्मा के जजमेंट में बोला गया था। एंड इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ से एग्री किया है, और साथ में ये भी बोला है कि जो पहले कंडीशन थी कि डाउरी आर्टिकल्स की रिकवरी को बेल के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, वो बात सुप्रीम कोर्ट अभी भी मानता है। तो वो बात अभी भी वैलिड है कि डाउरी आर्टिकल्स की रिकवरी और द स्त्रीधन की रिकवरी इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग ऑफ द बेल और एंटिसिपेटरी बेल। सो ये बात अभी भी वैलिड है। इसके अलावा जो रेड कॉर्नर नोटिस का जो एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जो आया था वो अभी भी वैलिड है। तो जो विदेशों में बैठे हुए NRI लोग हैं उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइंस आज से कुछ महीने पहले राजेश कुमार के जजमेंट में बोली गई थी वो आज भी वैलिड है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, वो आज भी मान्य रहेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो केसेस क्वैश करने की जो बात बोली गई थी कि जो केसेस क्वैश करवाने के लिए अब लोगों को हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वो पॉइंट भी अब खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि सिर्फ हाई कोर्ट को ही पावर होनी चाहिए 482 में FIRs को, क्योंकि एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो सिर्फ हाई कोर्ट को ही पावर होनी चाहिए, लोअर कोर्ट्स को पावर नहीं होनी चाहिए इस मामले में केसेस को क्वैश करने की। तो ये बात खारिज कर दी गई है, और अब से लोगों को केस अपना क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, जैसे कि वो पहले जाया करते थे राजेश कुमार के जजमेंट के आने से पहले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो पर्सनल अपीयरेंसेस वाला जो मैटर था कि जो लोगों को एक गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि लोगों को पर्सनल अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली मेम्बर्स को खासकर, और उनको एग्जम्पशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। और अब ये बोला गया है कि लोगों को सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेंगी एप्लीकेशन के लिए 205 या 317 में, जैसे कि पहले वो फाइल करते थे। तो जो एक गाइडलाइन जारी की गई थी राजेश कुमार के जजमेंट में, उस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा जो केसेस को क्लब करने वाला मामला था, जहाँ पे ये बोला गया था कि डिफरेंट कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं उन सबको डिस्ट्रिक्ट जज को पावर दी गई थी केसेस को क्वाश करने के लिए। आज का जजमेंट मेरी नॉलेज के हिसाब से उस पर साइलेंट है, उसमें कुछ क्लियर गाइडलाइन नहीं दी गई है। अगर जो कुछ कोई क्लैरिफिकेशन आता है या मेरे को कुछ मिलता है तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगा। सो दोस्तों, आप सब लोगों की सहूलियत के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो राजेश कुमार के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी उनमें से 3 बातों को आज फिर से अप्रूव कर दिया गया है, मान लिया गया है या उसको बहाल कर दिया गया है। सबसे पहली बात, बेल एप्लीकेशन एक दिन पहले अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी जाएगी तो उसको सेम डे हियरिंग करने की जो गाइडलाइन थी वो आज भी वैलिड है। सिमिलरली डाउरी आर्टिकल्स की जो रिकवरी है वो उसका बेल से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है और ये गाइडलाइन आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा जो रेड कॉर्नर नोटिस की जो बात की गई थी, जो रूटीन वे में लोगों को लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिए जा रहे थे, अब वो स्टॉप हो जाएंगे। तो ये स्पेशली NRIs के लिए पॉइंट वैलिड है, जो लोग बाहर रह रहे हैं और इंडिया में जिनके केसेस चल रहे हैं। ये तीनों पॉइंट्स आज भी वैलिड, पहले भी वैलिड हो गए थे राजेश कुमार के जजमेंट के बाद, और आज भी वैलिड रहेंगे, आगे से भी वैलिड रहेंगे। जो बातें नहीं मानी है सुप्रीम कोर्ट ने या जो बातें आगे से वैलिड नहीं रहेंगी, उनमें पर्सनल अपीयरेंसेस वाला पॉइंट खारिज हो गया एक तरह से। वो अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है, जैसा कि मेरिट्स देख के पहले कोर्ट डिसाइड करते थे, वो आगे भी वैसे ही डिसाइड करेंगे। फैमिली वेलफेयर कमेटी का कोई अब रोल नहीं है, दे आर अबॉलिश्ड, फैमिली वेलफेयर कमेटी आर गॉन। सिमिलरली एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी आज के जजमेंट में, वो ये बोला गया है कि जो केसेस जो सेटल होने वाला जो मैटर होता था, जो हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए जाना पड़ता था, वो आगे से भी वैसे ही जाना पड़ेगा। सो दोस्तों, जो अभी तक मैंने आपको बताया वो मेरा इंटरप्रिटेशन था आज के जजमेंट को लेकर के। अब मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो सुबह से कई बार हम लोगों से पूछा जा चुका है और मुझे लगता है आप में से भी कई लोगों के मन में होगा
कि क्या अब पुलिस के पास पावर्स हैं आपको इमीडिएटली अरेस्ट करने की। कुछ मीडिया हाउसेस ने बोला है कि अब से हस्बैंड्स की अरेस्टिंग फिर से होनी शुरू हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है आज की डेट में। ये डिपेंड करता है केस टू केस, आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर की धाराएं जानना बहुत ज़रूरी है इस सवाल का जवाब देने से पहले। तो इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अरनेश कुमार के केस में जो गाइडलाइंस दी गई थी वो आज भी वैलिड हैं। सो CRPC 41A और 41 की गाइडलाइंस आज भी आईओ को पालन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। तो आपको अरनेश कुमार का जजमेंट ठीक से पढ़ लेना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि CRPC 41 और 41A उस तरह के केसेस के लिए वैलिड है जहाँ पे सज़ा 7 साल के लिए है। अगर जो आपकी FIR में कोई ऐसी धारा लगी हुई है जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो अरनेश कुमार की गाइडलाइंस वैलिड नहीं रहेंगी। इसीलिए इस सवाल का जवाब देना कि क्या पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर पाएगी, मेरे लिए मुश्किल होगा। आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल केस टू केस अपना डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8882498498। मैं रिपीट करता हूँ 8882498498। आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए या हमारी वेबसाइट पे जाकर के हमारे किसी भी मीटिंग में आप आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है saveindianfamily.in। आई रिपीट saveindianfamily.in। अब मैं आपको शॉर्ट में अपना इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है आज के इस पूरे जजमेंट के बारे में। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आज एक बहुत बढ़िया मौका था इस पूरे कानून को अबॉलिश करने के लिए और इस पूरे मिसयूज़ से देश के बहुत सारे नागरिकों का बचाव करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मौका आज चूक गया है। बट इस कानून को अबॉलिश करने से ना सिर्फ आम जनता का भला होना था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स के ऊपर, जो पूरी जुडिशरी के ऊपर जो केसेस का बर्डन है, वो भी बहुत कुछ कम किया जा सकता था। बट आज शायद एक ख़राब दिन था जो सुप्रीम कोर्ट से एक फेवरेबल जजमेंट हमें नहीं मिला। और अंत में मैं अब सभी मेंस राइट एक्टिविस्ट से और उन लोगों से जो कि इन फॉल्स केसेस के कारण परेशान हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि अपना संघर्ष जारी रखें। हमारी जीत निश्चित है। इट्स नॉट ओवर टिल वी विन। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।